हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए प्रश्नों का पार्ट 12 करने वाले हैं और प्रत्येक पार्ट में आपका 20 क्वेश्चन और उसका एनालिसिस जो है कराया जाता है। ठीक है, तो आज पार्ट 12 है आपका। और यहाँ पर एनसीईआरटी 9th और 10th का यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं साइंस का हैंडरिटन नोट्स तो आपको मिल जाएगा। दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, इसका कुछ फ़ी रखा गया है वो आपको डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद आपको जो है नोट्स भेज दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो आए हैं सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही थे, तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक मेरे हिसाब से। और यदि आप नहीं भी नोट्स परचेज करते हैं तो आप बुक यदि आपके पास हो तो आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसलिए बता दिया हूँ, बुक ज़रूर पढ़ लेना। ठीक, चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। पौधों में जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। पौधे जब अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इनको क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती है। सबसे पहले आवश्यक चीज़ क्या होता है, इनको जल होता है आवश्यक। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, क्लोरोफिल आवश्यक होता है। ठीक है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है। ठीक, इसके साथ साथ क्या आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश। लास्ट में क्या चाहिए उनको, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तब जाकर के वो अपना भोजन जो है बना पाएंगे। तो पौधों की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हो जाएगा आपका, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह कौन कौन सा है, जल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल है ना, और सूर्य का प्रकाश। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कोरियोलिस बल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कोरियोलिस बल के संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यह गलत लग रहा है, वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, यह अक्षांश में कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, ये सही है। यह ध्रुवों पर जो है यह अधिकतम होता है। कोरियोलिस बल जो है ध्रुव पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, यह भी सही है। और कोरियोलिस बल जो है आभासी बल है। ठीक है, कैसा बल है, आभासी बल है, यह भी लिख लीजिएगा, आभासी बल है। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है गलत हो जाएगा। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है किस संरक्षण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो आप सभी जानते हैं कि रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। और यदि संवेग संरक्षण का सिद्धांत न दिया हो, है ना, तब क्या मारेंगे, तब मारेंगे आप ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आंसर हो गया संवेग, दूसरा आंसर न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर ये भी न दिया हो तो आप न्यूटन का सेकेंड लॉ मार सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत घुमा के आता है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। रॉकेट किस संरक्षण पर के सिद्धांत पर काम करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, या फिर जब ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा, और ये भी ना रहे तो सेकेंड लॉ हो जाएगा। राइट आंसर। ठीक, चलिए कह रहा है कि वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसको हम जैव मंडल कहते हैं। क्या बोला जाता है उसे, जैव मंडल बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से यानी सीएफसी से निकलने वाली कौन सी गैस जो है ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ओजोन के लिए हानिकारक गैस कौन सी है जो कि सीएफसी से निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाला जो क्लोरीन गैस है वह ओजोन परत के लिए हानिकारक हो जाती है। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है, और क्लोरीन जो है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। और यह किस वर्ग का तत्व है, यह है आपका हैलोजन वर्ग का। ठीक है, हैलोजन वर्ग का जो है तत्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है, इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन जो आपको नोट्स में दिया हुआ है, ये अम्ल क्षार ये सब का। कह रहा है कि यदि एक नदी का पानी का पीएच मान क्या होगा जो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाएगा। यानी अम्लीय कब माना जाएगा, ठीक है, और क्षारीय कब माना जाएगा। मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, देखो, जब पीएच मान 7 के बराबर होगा तो यह क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। जब पीएच मान
पीएच मान जब आपका 7 से बड़ा होगा, यानी 7 से क्या होगा, 7 से जब बड़ा होगा तो यह क्षारीय कहलाएगा, यानी 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय कहलाएगा। लेकिन जब पीएच मान 7 से कम होगा, ठीक है, पीएच कम होगा 7 से, उल्टा मत समझिएगा यहाँ पर, तो यह क्या होगा, अम्लीय होगा। इसको लिख लेना, बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो यहीं से आपका सवाल बन जाएगा, यदि नदी के पानी का पीएच मान क्या होगा कि अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाएगा, तो 7 से कम, ठीक 7, 0, 0 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो होबे नहीं करता है कोई पीएच मान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 7 से कम होगा, तभी तो अम्लीय माना जाएगा ना। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, 7 से कम। चलिए अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कह रहा है कि मानव शरीर में कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए, मानव शरीर में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वह 2 अंग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप तो आसानी से आंसर कर लेंगे कि हृदय और मस्तिष्क से, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत तेज़ी से जो है क्या होता है, उत्पन्न होता है। और हृदय कितने कोष्ठ का बना होता है, मानव हृदय कितने कोष्ठ का बना होता है, यानी कितने चैम्बर का बना होता है, तो 4 कोष्ठ का। ठीक है, मानव हृदय कितने कोष्ठकों का बना होता है, 4 कोष्ठकों का बना होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पादप उत्तक के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पादप उत्तक के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए, अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये एनटीपीसी वाले साइंस करा रहा हूँ, इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं। ठीक है, उसको मैं सोच रहा था कि उसको एक साथ ही लाऊंगा, कंप्यूटर वाले को अलग लाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो पादप उत्तक के संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है, आपको ये चूज करना है। देखिए, जाइलम और फ्लोएम क्या है, जटिल उत्तक, एकदम सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। ठीक, फ्लोएम पहुंचाता है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, यह गलत है, दोनों दिशा में नहीं होता। जाइलम जल और खनिज के परिवहन करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सही है। गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो कौन सा कथन गलत है, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित नहीं होता है, और यहाँ पर लिखा है कि होता है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा, बाकी सही है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिससे पौधे की आवश्यकता अनुसार आंतरिक ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए। देखिए, जब क्या होता है ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जब कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, तो उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को जो है पौधे के द्वारा संचित कर लिया जाता है। ठीक है, इसको आवश्यकता अनुसार जो है आंतरिक ऊर्जा के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसको संचित किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगले साल के लिए लिखना तो सभी क्या है, लेकिन आने वाले में इस क्वेश्चन कह रहे कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। यानी कौन सा हार्मोन स्रावित होगा जिससे हृदय की धड़कन और श्वसन दर दोनों में जो है वृद्धि हो जाएगी। तो राइट आंसर होगा एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन, इसी को जो है लरो और उरो हार्मोन भी कहा जाता है। लरो एवं उरो हार्मोन, लरो एवं उरो हार्मोन इसी को कहा जाता है। ठीक, लरो एवं उरो हार्मोन इसी को कहता है। मात्रा पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आपका सेरोटोनिन, ये जो प्रोटीन है ना, ये मास्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, मास्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। ये सब ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, और इसी का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेवार है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन का संश्लेषण करती है। ठीक है, और एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। समझ गए, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में वृद्धि होगी, तो एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको लरो और उरो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, और सेरोटोनिन जो है मास्ट कोशिकाएं द्वारा स्रावित होती है। सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हिपेरिन होता है, 3 होता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन हो जाएगा आपका फीमेल सेक्स हार्मोन, और थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि जो है जिम्मेवार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है। देखिए, HIV का इलाज नहीं होने पर जो है, ये तो आसान प्रश्न है कि एड्स हो सकता है, आप सभी को पता है। ठीक है, HIV का अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो वह एड्स का रूप लेता है। एड्स का फुल फॉर्म जो है बार बार पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, इसको याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रदूषित हवा में किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है, यानी फीवर जो होता है वो प्रदूषित हवा में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो फीवर होने का कारण क्या है, प्रदूषित हवा में जो है पराग कण होते हैं। क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, जिसके कारण जो है बुखार होने की ज़्यादा संभावना रहती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। यह किस मंडल में पाया जाता है, तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन की सांद्रता को किस में मापा जाता है, डॉप्सन में मापा जाता है। किस में, डॉप्सन में जो है ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन में मापा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO होता है। यह बहुत ही जहरीली गैस है। क्या है, बहुत ही जहरीला गैस है जो वाहनों के धुएं से निकलता है। ठीक, इसमें सीसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह बहुत जहरीला होता है। ठीक है, इफ्रेडा पौधा किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इफ्रेडा पौधा जो है यह किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन लगा मेरे को। ठीक है, तो इफ्रेडा पौधा जो है अनावृत बीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। ठीक है, आवृत बीज होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म होता है, और अनावृत बीज हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत इफ्रेडा पौधा को वर्गीकृत किया गया है। जो आपको नोट्स जो दिया होगा ना, उसमें ये सारे उदाहरण लिखे हुए हैं, उदाहरण को याद रखना है। इसमें जो है इसमें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उदाहरण ही, क्योंकि ऐसे ही पूछ देता है। ठीक है, कि घोंघा किस संघ का जीव है, मान लीजिए रेंडमली पूछ देगा, तो आपको मालूम रहेगा तभी, क्योंकि ये मोलस्का के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है कि एग्जाम्पल भी याद रखना है। ठीक, चलिए कह रहा है कि निम्न में से किस विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ईस्ट की प्रचुर मात्रा जो है किस विटामिन में पाई जाती है, तो विटामिन बी में पाया जाता है। किस में, विटामिन बी में जो है ईस्ट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और ईस्ट में और भी सारे विटामिन पाए जाते हैं, जिसको जैसे मान लीजिए कि थायमीन हो गया। ठीक है, थायमीन हो गया, राइबोफ्लेविन भी होता है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है ईस्ट में। ठीक है, तो विटामिन के क्या है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, यह सहायता करता है। कौन सा, विटामिन के। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से सूझता नहीं है, दिखता नहीं है, रतौंधी हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक, विटामिन सी में यानी एस्कॉर्बिक रोग होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है ना विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी में की कमी से एस्कॉर्बिक रोग। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, जानते हुए भी क्वेश्चन जो है कंफ्यूज हो जाता है ना। चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया आपका, विटामिन में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि इकोलॉजी शब्द जो है किसने गढ़ा था। ठीक है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था। इकोलॉजी शब्द जो है अर्नस्ट हैक्कल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, अर्नस्ट हैक्कल के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है विकासवाद का सिद्धांत जो है दिया गया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की और जीवित कोशिका की, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है कहा जाता है। देखो मैं भी आपको बताता हूँ ना, तो मेरे को भी इससे याद होती है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन जानते हुए भी जो है मिस हो जाता है, मतलब लिखना कुछ है और लिख कुछ और देंगे, तो ऐसा होता है कभी कभी एक आध क्वेश्चन में। ठीक है, तो इकोलॉजी शब्द जो है अर्नस्ट हैक्कल के द्वारा दिया गया था। ठीक, बाकी विश्लेषण भी इसको लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह पर कितना भाग वन आच्छादित है। मतलब नासा के अनुसार जो है पृथ्वी पर जो है कितना प्रतिशत वन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा 30%। कितना प्रतिशत हो जाएगा, 30%। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं, यह भी पूछा जाता है। द होता है यहाँ पर द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, यही होता है ना, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म होता है। ठीक, पूछा जाता है कभी कभी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि पारा का सामान्य नाम क्या है।
ये तो बिल्कुल आसान है, क्विक सिल्वर है, सभी लोग जानते हैं कि पारा का सामान्य नाम क्या है, क्विक सिल्वर है। एकमात्र द्रव धातु है पारा, क्या है, एकमात्र द्रव धातु भी है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि एकमात्र द्रव धातु कौन सी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पारा है। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या भी कितनी होती है ये भी पूछ ली जाती है, 80 होता है परमाणु संख्या। ठीक है, पारा की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 80 होता है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में कौन सी गैस मिलाई जाती है। सोडा वाटर में जो है कौन सी गैस मिलाई जाती है, बताइए। सोडा वाटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है। कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मिलाई जाती है, सॉरी पाई जाती है ना, मिलाई जाती है मैं पढ़ रहा था। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पाई जाती है। फ्रीऑन जो है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही बोला जाता है, CFC को बोला जाता है फ्रीऑन। ठीक है, और हाइड्रोजन तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, सबसे जहरीला होता है यह गैस, हाइड्रोजन जो है बहुत ही जहरीला होता है। ठीक, लेकिन इसका उपयोग नहीं होता है, मतलब उपयोग नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78% है। ये तो पूछा ही जाता है, फेमस क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो फ्रेऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही कहा था। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में जो है इनमें से किसे आनुवांशिक रूप से फसल कानून खेती करने की अनुमति दी गई है। भारत में जो है किस फसल को जो है आनुवांशिक रूप से खेती करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बीटी, कपास का। ठीक है, कपास का जो है आनुवांशिक रूप से खेती करने की जो है अनुमति दी जा चुकी है। आज का जो लास्ट प्रश्न होगा आपका, कह रहा है कि भारी जल शब्द का संबंध किससे है, बताओ। भारी जल शब्द का संबंध किससे है, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से। किससे है, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से है। और इसमें जो है मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, भारी जल हो गया, इसके साथ क्या होता है, ग्रेफाइट का भी यूज होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का भी यूज होता है नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र में। ठीक, मंदक के रूप में। तो आज के 20 क्वेश्चन थे, हमने आपको करवा दिए हैं। आगे की PDF तैयार नहीं हुई है, कल आपसे मिलेंगे पार्ट 13 के साथ। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, और यदि आप NCERT का नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको नोट्स जो भेज दिया जाएगा। ठीक, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।